हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CAPF सब इंस्पेक्टर हो, SSC कांस्टेबल GD या CAPF ट्रेड्समैन, CAPF सहायक कमांडेंट, मेडिकल गाइडलाइन सभी के लिए सेम है। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जब मेडिकल्स हमारे स्टार्ट होते हैं तो कुछ हमारे साथियों को ये डाउट था, बड़े आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने किए कि ट्रेड्समैन का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है और 120 कैंडिडेट्स को ही 100 सीट्स पे पास किया जा रहा है, इसका मतलब तो मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होगा। और यही आर्ग्यूमेंट हमारे CISF के साथी जो हैं वो भी कर रहे हैं कि CISF में तो 100 वैकेंसी के लिए 100 ही कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है, तो उसमें तो किसी को अनफिट ही नहीं किया जाएगा। देखिए, ये सब आपकी पूर्वाग्रह हैं, भ्रांतियां हैं, इनको आप बिल्कुल दूर कर दें। मेडिकल गाइडलाइन चाहे 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल हो, चाहे 1 गुना का हो, चाहे एक भी कैंडिडेट उसमें फिट ना हो या सभी फिट हो जाएं, वो मेडिकल गाइडलाइन पर डिपेंड करेगा। वो ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेड या किसी सहायक कमांडेंट या ऑफिसर की भर्ती पे अलग अलग डिपेंड करता है। मेडिकल सूटेबिलिटी मेडिकल ऑफिसर ने तय करनी है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे साथियों को बड़े डाउट्स हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आप लोग कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं या गवर्नमेंट में जाते हैं, देखिए आप गवर्नमेंट में जाते हैं और वहाँ पर आप ये कहते हैं कि मुझे मेडिकल चेकअप करवाना है, मैं भर्ती में जाऊँगा, तो गवर्नमेंट में तो साफ साफ मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसा कोई मेडिकल नहीं होता। आप वो यदि कोई स्पेसिफिक आपको ओपिनियन लेनी है तो वो पर्टिकुलर ओपिनियन आप पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से आप ले सकते हैं। कि आपको आँख चेक करवानी है, आप आँख चेक करवा सकते हैं, आप कान चेक करवाना है, कान करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कान की सफाई वगैरह भी नहीं की जाती है, ये भी हमने देखा है। अब उसके बाद जब गवर्नमेंट में नहीं होता है तो कुछ हमारे साथी प्राइवेट में जाते हैं। कुछ मैं आपको उदाहरण ऐसे बताता हूँ कि ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो साथी प्राइवेट में गए और वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मेरा मेडिकल होना है, मुझे जांचें करवानी है, तो 4500 रुपये की तो एक कैंडिडेट की सिर्फ जांचें कर दी गई। उसमें उसका विटामिन, लिपिड, ऑल जितना भी कंप्लीट डायग्नोसिस होता है वो कर दिया गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको एक बताता हूँ कि एक कैंडिडेट जो है वो कैरिंग एंगल के लिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में संपर्क करते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा कैरिंग एंगल कितना है, मुझे चेकअप करवाना है। उनका कैरिंग एंगल 25 डिग्री के आसपास बता दिया जाता है और उनको लगभग 3000 रुपये के उनको इक्विपमेंट परचेज करवा दिए जाते हैं कि आप इनसे अपना कैरिंग एंगल करेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम किसी हॉस्पिटल को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या चेक करवाना है, कैसे चेक करवाना है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास में आते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मुझे क्या क्या चेक करवाना चाहिए। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी यही डाउट्स थे। देखिए, उनके मेडिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन सभी साथी जो कुछ बचे हुए हैं, अभी ऑब्जर्वेशन में कुछ कैंडिडेट्स हैं, तो वो उनका भी ट्यूसडे इवनिंग तक उनके शायद क्लियर हो जाएंगे और सब जितना भी मेडिकल है वो सब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से 16 तारीख से हमारे CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन आपके लिपिड प्रोफाइल, विटामिन D, विटामिन C, उनकी जांचें नहीं होंगी। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जांच आपकी नहीं होती है। आपका जो ECG है वो भी देखिए डिपेंड करता है। ECG बहुत सारे फोर्सेज जो है वो ECG नहीं करती हैं, लेकिन ECG हम लोग इसलिए करवा के चेक करते हैं कि कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिटेक्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आता है, देखिए, मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 5, पूरा 100 पेज का मेडिकल गाइडलाइन है। ये आपको गूगल पर अवेलेबल है, ये CRPF की साइट पर भी अवेलेबल है। रिकमेंडेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स हीमोग्लोबिन, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड एक्सरे चेस्ट PAVU, ये 3 आपकी जांचें होती हैं। इसमें ECG भी होता है, ECG के लिए इसमें नहीं लिखा हुआ है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, UTP, द यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी टू बी डन बिफोर अ फीमेल कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू CXR chest X-ray. If UPT is positive, guidelines as given under examination of female candidates are to be followed.
जो जितना भी हमारी बहनें हैं, विशेष रूप से जो CAPF सब इंस्पेक्टर का अभी मेडिकल अपना एक्सपेक्ट कर रही हैं और मैरिड हैं, तो उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा यहाँ पर कि वो अपना फैमिली प्लानिंग जो है उसको अभी अवॉइड करें, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक निश्चित पीरियड होता है, वो आपका उस दौरान डिटेक्ट होता है UTP में, तो आपका मेडिकल नहीं होगा और वो प्रोसेस जो है बड़ी डिले हो जाएगी। स्पेशल टेस्ट क्यों होंगे? देखिए, स्पेशल टेस्ट भी आपके होंगे, तो वो किस स्थिति में होंगे? रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर एनी पोस्ट ऑपरेटिव स्कार। आपका कोई सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स का सर्जरी 10 साल पहले हुआ था, उसमें भी आपका पॉइंट बन जाएगा। आपका हार्निया का सर्जरी हुआ है, बचपन में हुआ है, उसका भी आपका पॉइंट बन जाएगा। आपका और भी किसी प्रकार का सर्जरी आपका हुआ है बॉडी पे, तो उसके पॉइंट्स आपके क्लियर बन जाते हैं और वो उसका फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, स्पेशलिस्ट ओपिनियन के आधार पर उसमें फिट होता है। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, ये सब जो है एनी इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट व्हेन कैंडिडेट इज रेफर्ड टू द स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट के पास में देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को रेफर नहीं किया जाता है, जनरली री मेडिकल एग्जामिनेशन में स्पेशलिस्ट के पास में रेफर किया जाता है। Recruiting medical officer may need additional days for arranging specialist opinion in some cases, and therefore complete report on the same day may not be insisted upon। अब ऐसा नहीं होता है, जनरली रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर क्या करते हैं कि रूटीन में सभी का एक साथ मेडिकल कर देते हैं, वो किसी को भी समय नहीं देते। जो समय मिलता है वो री मेडिकल में मिलता है। स्पेशलिस्ट ओपिनियन के बेस पर ही अभी 3 तारीख के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं री मेडिकल ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर जो है वो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका शुरू होता है उस समय से मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ में नहीं होते हैं, वो सिर्फ मेडिकल के लिए आते हैं। उससे पहले ये 2008 से पहले ऐसा होता था, 10 से पहले, कि रिक्रूटमेंट जब प्रोसेस शुरू होता था, जब फिजिकल वगैरह आपके होते थे, उसी समय से मेडिकल ऑफिसर मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ में एसोसिएट हो जाते थे। मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशलिस्ट, द स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट ऑब्जर्वेशन कमेंट्स बाय द स्पेशलिस्ट, द ऑनर्स ऑफ द करेक्टनेस विल लाई ऑन द कंसर्न स्पेशलिस्ट। इसके बारे में बताया गया है कि स्पेशलिस्ट, लेकिन साधारणतः क्या होता है कि स्पेशलिस्ट डिटेल मेडिकल बोर्ड में मेंबर कम होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो ये आपके इन्वेस्टिगेशंस है। उसके बाद में हम इन्वेस्टिगेशन में इसमें क्या क्या होगा वो भी देखते हैं। उसके लिए मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर जस्ट उसके आगे जो है दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको ब्लड में क्या होगा, सिर्फ हीमोग्लोबिन होगा। अब एक कैंडिडेट जो है उनका ये डाउट है कि वो कहते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो मेरा टेस्ट होगा वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। अब उसके बारे में देखिए, उस HIV का कोई टेस्ट नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन वो HIV आप पॉजिटिव हैं और बाद में डिटेक्ट हो जाता है, तो वो भी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि मेडिकल फॉर्म में आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो वो भी एक, उसको कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ वो चीज़ जाती है। यूरिन एग्जामिनेशन में रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक होता है और चेस्ट एक्सरे आपका है PAVU। हीमोग्लोबिन जो है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कल भी एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, उनका हीमोग्लोबिन डाउन था। अब उनका CAPF सब इंस्पेक्टर का वो अपना मेडिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो तब तक बहुत समय है, वो हीमोग्लोबिन कवर कर लेंगे। 1 महीने में भी हीमोग्लोबिन कवर कर लिया। कुछ कैंडिडेट्स ITBP ट्रेड्समैन में भी आए थे। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज 12 से 16 होना चाहिए मेल के लिए और 10 से 14 फीमेल के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि 18 से ज़्यादा हो गया तो अनफिट हो जाएंगे, और 12 से कम यदि मेल कैंडिडेट का है या 10 से कम फीमेल का है तो वो भी अनफिट हो जाएंगे। यूरिन में क्या टेस्ट होगा? तो यूरिन में प्रेजेंस ऑफ शुगर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अबव ट्रेस लिमिट, प्रेजेंस ऑफ blood, any presence of RBC will lead to rejection in male, physiological cause to be ruled in case of female। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1 से 1.03 है रेंज के, इसके ऊपर नीचे है तो वो भी रिजेक्शन हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे PAVU में भी पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेक होती हैं।
अब इसमें ये 17 पॉइंट हैं, ये आपका चेक होगा उसमें। अब देखिए पोस्ट जो सर्जरी केसेस हैं कि जो सर्जरी होती है, उससे पहले टैटू की हम बात करते हैं। टैटू में हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बहुत सारे साथियों ने बड़े आर्ग्यूमेंट किए थे, कई बार कमेंट्स भी बड़े उसको कहते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव कमेंट्स हमें झेलने पड़ते हैं कि आप क्यों मिसगाइड करते हैं। टैटू तो धार्मिक चिन्ह टैटू मान्य है, नाम वाला टैटू मान्य है, लेकिन उस टैटू ने कुछ साथियों का वर्दी का सपना तोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए फर्स्ट डे टैटू का पॉइंट दिया गया, वो कैंडिडेट्स री मेडिकल में भी अनफिट हो गए। उसके बाद आईटीबीपी के मेडिकल अफसर्स ने उनको यहाँ तक अलाउ कर दिया एक सेंटर पर तो कि आप इसको रिमूव करवा के आ जाइए, हम वूंड होगा या जो आप लेजर से रिमूव करवा रहे हैं उसका जो लेजर से देखिए एक दिन में रिमूव नहीं होता है, वुंड से जो सर्जरी है उसका वुंड रहेगा। लेकिन आईटीबीपी के मेडिकल अफसर्स ने यहाँ तक भी अलाउ कर दिया कि घाव होगा हम फिट कर देंगे, लेकिन टैटू फिट नहीं करेंगे। और वो घाव वाले जो कैंडिडेट्स जो थे वो सर्जरी करवाया, उन्होंने ओवरनाइट सर्जरी करवाया। और सर्जरी में भी देखिए उनको इमरजेंसी में जो नॉर्मल सर्जरी जो है उसका 3 गुना तक उनको पे करना पड़ा, लेकिन वो कैंडिडेट्स फिट हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब टैटू के बारे में देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है टैटू का। यहाँ पे ये कहा गया है कि एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड, किस यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नाम वाला टैटू और धार्मिक चिन्ह के टैटू जो है वो अलाउ किए गए हैं, लेकिन उनके लोकेशन जो है वो कौन से होने चाहिए। तो ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, यानी कि बाएं हाथ पर। लेकिन साधारणतः क्या होता है कि जब टैटू आप बनवाने जाते हैं और जो राइट हैंडेड पर्सन होता है वो क्या करता है कि जैसे ही टैटू बनाने वाला उसको कहता है कि अपना हाथ आगे करो, तो वो दाहिना हाथ आगे करता है। और दाहिने हाथ पर ही मैक्सिमम टैटू होते हैं, 90% टैटू दाहिने हाथ पर ही होता है। और वो टैटू की वजह से कुछ हमारे साथियों का वर्दी का सपना टूट गया। उसके बाद आईटीबीपी के मेडिकल अफसर्स ने ये अलाउ किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मेडिकल बोर्ड्स ये सब अलाउ कर देंगे, क्योंकि एक दिन में वो टैटू आप रिमूव करवा के जा रहे हैं तो आपको वूंड में भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। वूंड भी यदि आपका केलोइड बन जाता है वहाँ पर, उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आपने अभी टैटू रिमूव करवाया है और आप फिट हो गए हैं, उसके बाद केलोइड बन जाता है तो आपको जो ट्रेनिंग में मेडिकल होता है वहाँ पर भी आपको परेशानी आ सकती है। ऐसा एसएससी जीडी में हुआ है, बिल्कुल वो कैंडिडेट्स घर आ गए वापस। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, देखिए पोस्ट ऑपरेटिव केसेस की सर्जरी करवाने के बाद कितने समय के बाद आप फिट हो सकते हैं। ये पुरानी मेडिकल गाइडलाइन में इसका फ़ायदा हो जाता था कि 3 से 4 महीने का समय मिल जाता था, और एसएससी जीडी 2018 में तो कोविड-19 की वजह से 9 महीने का समय मिल गया। अब इतना लंबा समय मिल गया तो हेमोरॉइड जैसे पॉइंट जो थे वो भी फिट हो गए, लेकिन अब तो 24 आवर्स ही मिल रहे हैं। 24 आवर्स में सर्जरी आप करवा के नहीं जा सकते। रिजल्ट्स आने के बाद भी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 30 जून को रिजल्ट आया था और 2 अगस्त से मेडिकल शुरू हो गए। अब 30 जून को जो रिजल्ट आया उसके बाद एक कैंडिडेट ने अपना चेकअप करवाया, वहाँ पे डिटेक्ट हो गया कि डीएनएस है, और मेडिकल अफसर ने कहा कि डीएनएस आप सर्जरी करवा के ही फिट हो सकते हैं। अब वो डीएनएस का सर्जरी भी करवाया, लेकिन वो सर्जरी जो एक कैंडिडेट ने तो वो सर्जरी 30 जून के बाद में 3 तारीख को वो करवाता है, 3 जुलाई को सर्जरी करवाते हैं। उनका मेडिकल आता है 5 अगस्त को, वो सर्जरी के पेपर साथ लेकर जाते हैं। ये डीएनएस में वो बिल्कुल फिट हो गए, क्योंकि उनका 30 डेज 1 मंथ का टाइम है कि बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, ट्रांसेक्टोमी एंड नेजल पॉलिक्टोमी जो है वो 1 महीने का समय है। हाइड्रोसिल वाले जो साथी हैं हमारे वो अनफिट हो गए। 2 कैंडिडेट्स को ऐसे पर्सनली हम टच में हैं उनके, कि जो उनका हाइड्रोसिल का उनका सर्जरी हुआ था तो उनको इस आधार पर उनको अनफिट कर दिया गया कि हाइड्रोसिल का सर्जरी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने पुराना होना चाहिए। जो हमारे सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं जो अपेक्षा कर रहे हैं कि नवंबर तक उनके मेडिकल आएंगे, उनको हम एडवाइस करना चाहते हैं कि यदि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अभी से आप सर्जरी करवा कर तैयार रहिए। नवंबर में मेडिकल आता है तो देखिए आपको बता देता हूँ कि
abdominal pelvic surgeries involving opening of peritoneum, repairs of hernia, varicocele surgeries, सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनो हेमोरॉइड जैसी सर्जरी जो है वो अब भी आप करवा के फिट नहीं हो पाएंगे, तो ये गलती नहीं करना। टाइम्पैनोप्लास्टी जो कान का जो सर्जरी है वो 4 महीने पुराना होना चाहिए। अब ये आप अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि नवंबर में आपके मेडिकल्स होंगे CAPF सब इंस्पेक्टर विशेष रूप से, तो आप देखिए 4 महीने वाली जो है वो 3 महीने वाली हाइड्रोसिल का यदि आपका है तो अभी से आप सर्जरी करवा लीजिए। कुछ हमारे साथी जो हैं वो पूछते हैं कि मुझे आँख का लेजर सर्जरी करवाना है, वो मैं कितने दिन पहले करवाऊँ। आँख का लेजर सर्जरी आपका मान्य नहीं है, यदि वो डिटेक्ट हो जाता है तो आप अनफिट हैं उसमें, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं होता है। अब डिटेल मेडिकल अफसर उसको मशीन से चेक नहीं करते हैं, वहाँ आप बच सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक बार पॉइंट मिल गया आपको, उसके बाद आपको मशीन पर चढ़ा दिया जाएगा। और ये पुराना है, यह एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि जो हमारे साथी री मेडिकल से पहले सर्जरी करवा कर जाते थे वो अनफिट होते थे, और जो डिटेल मेडिकल से पहले सर्जरी करवा के जाते थे वो फिट हो जाते थे। लेकिन अब तो री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा, 24 आवर्स में आपका री मेडिकल आ जाएगा। तो ये समझिए कि अभी आपका मेडिकल चेकअप आप करवा कर देखेंगे, आप पूरा अपना तसल्ली कर लेंगे, आप कंप्लीट फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए अपना पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम है तो छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो भी परेशानी का सबब बन सकता है। आपके मेडिकल के पॉइंट्स हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि देखिए पहले पॉइंट वो हैं जिनके साथ कभी आप फिट नहीं हो सकते, जैसे कि किसी का फिंगर जो है वो कट है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप ये भर्ती ना देखें, आप यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी ना करें, आप सिविल जॉब की तैयारी करें। कोई कंप्लीट कलर ब्लाइंड है, कलर परसेप्शन जो है उनका बिल्कुल कहते हैं कि 5 है, कोई एक अंक दिखाई नहीं देता। आँख जो है वो 6/60 है। आँख के कैंडिडेट हमारे पास में आए थे अभी 2 दिन पहले, उनको एक आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और उससे पहले वो 1 साल तक किसी डिफेंस एकेडमी में वो तैयारी भी कर चुके हैं। और बड़ा अफसोस है हमें उस डिफेंस एकेडमी पर भी कि उन्होंने उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ में उनको एडमिशन कर लिया। ब्रांकियोमेटाटार्सिया है, ऐसे पॉइंट्स हैं या जो ठीक नहीं हो सकते, सर्जरी नहीं हो सकती। 6th फिंगर है, उसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन वो सर्जरी भी आपको समय से आपको करवानी है। दूसरे हमारे पॉइंट्स वो हैं जिनमें हम एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं, और तीसरे हमारे पॉइंट वो हैं जिसमें आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। ड्रॉपिंग शोल्डर, स्कोलियोसिस, ये ऐसे पॉइंट है कि वहाँ पर आप उसको थोड़ा सा तरीके से आप खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।